सूचना का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत आता है और इसके साथ मिलकर इसको पढ़ा जाना चाहिए और ये एक मूल अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है। इतना सब होने के बावजूद एक संवैधानिक संस्था जिसका स्वयं का अस्तित्व ट्रांसपेरेंसी और भरोसे पर ही टिका हुआ है, वो इस नियम को बदल के क्या नष्ट कर रही है? अपना भरोसा ही तो नष्ट कर रही है। 2 दिन पहले पंजाब में नगर निकायों के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ हो गई है। जितनी कानून की मुझे समझ है कि सबसे कम जो पावर होती है वो सरकारी आदेश जीओ की होती है, फिर इसके बाद रूल की है, फिर इसके बाद एक्ट की है और फिर इसके बाद संविधान की। आप सोचिए कि इतने एक महत्वपूर्ण रूल को आपने बदल दिया, और वो इसलिए बदल दिया ताकि आपको हाई कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय के आदेश को ना मानना पड़े। ये अपने आप में अल्ट्रा वायरस है, ये अपने आप में अवैध है। डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी है, जैसे कि रशिया को मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हम उसी दिशा में जा चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। रशिया में हर बार चुनाव होते हैं और हर बार पुतिन का परसेंटेज बढ़ जाता है, अप्रूवल रेटिंग उसकी बढ़ जाती है। हर बार वो पहले मुझे याद है कि अब तो लगभग अब 100% ही बाकी बचा है, वरना तो 85, 80%, 90% ऐसे उसके परसेंटेज बढ़ते हैं, उसके वोटिंग परसेंटेज। तो हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या कहिए कि जा चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई, पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी जीत हुई, कहीं पे आम जनता तो ठीक है, आपको बीजेपी का कार्यकर्ता भी खुशी मनाता हुआ नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अप्रत्याशित जीत थी, उनको मालूम था कि हम तो जीत ही नहीं सकते। 1951 के नेहरू को याद करो, जब नेहरू ने बोला था कि आरएसएस का आदमी बोले कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं, तो उसको पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में तलाशो। यदि मोहन भागवत कह रहा है कि ऐसे मत तलाशो, उसका मतलब है कि ज्यादा तलाशो। कि आरएसएस की शाखा का पहला काम क्या है? डंडा गाड़ के सबसे पहले कि आज के 5 झूठ क्या होंगे। नाथूराम गोडसे को पैदा करना आसान है, लेकिन उसको नियंत्रित करना कठिन है। भागवत कौन है जो हमारे सनातन धर्म के बारे में बात करेगा? हम तय करेंगे कि क्या है सनातन धर्म, हम तय करेंगे कि कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो ईडी के अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि केस रजिस्टर किया जाए, लेकिन फिर भी दबाव डाला गया कि आप केस रजिस्टर करिए, और वो कोर्ट में जाकर के औंधे मुंह गिर पड़े। बस उनको सिर्फ जय श्री राम बोलना है और योगी जी की जय बोलना है, बस। इसके बाद वो इम्यून है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रेप कर सकते हैं, वो आपकी जमीन कब्जा कर सकते हैं, आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। एक मियाँ का धर्मांतरण करा के हिंदू बना दिया गया, उसको जबरदस्ती उसका सिर मुड़वा के मियाँ का धर्मांतरण कराने के लिए उसमें डीएसपी और पूरी पुलिस शामिल थी। और जब वो पूरी स्टोरी चलती है तो मालूम पड़ता है कि कोई गौकशी का केस था और वो उससे बचना चाहता था, तो उसको बोला तो हिंदू बन जा, उसमें डीएसपी शामिल था। बाद में उसने बोला कि मेरे को जबरदस्ती हिंदू बना दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, नाली खोदने, मंदिर में दर्शन करने, धर्मांतरण कराने और पैर में गोली मारना तो है ही। अब सुप्रीम कोर्ट डंडा देती रही कि यति नरसिम्हा बकवास नहीं करेगा, और उसके बावजूद उसने बकवास करके जो उसकी वेबसाइट है उस पे मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोला। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट की पूरी बटालियन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, यहाँ पे तो एचआरडी लिखे हुए पोस्टर चलते हैं। गाजियाबाद में एचआरडी लिखा था। एचआरडी का मतलब हिंदू रक्षा दल, इसका मतलब उसका टोल फोल कुछ नहीं लगेगा। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान, indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पंकज जी, मोदी सरकार द्वारा चुनाव नियमों में बदलाव कर दिया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से आपको नहीं मिल पाएंगे। यह बदलाव चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में किया गया है। अब इसके हिसाब से सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग आदि मांगने पर भी नहीं मिल सकेगी। कांग्रेस कह रही है कि इसकी कानूनी वैधता को चुनौती देंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की अखंडता नष्ट कर दी गई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पंकज जी कि एक तरफ संसद सूचना का अधिकार देती है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, कई जजमेंट में कह चुका है, भगत सिंह जजमेंट है 2007 का, उसमें भी कहा है उन्होंने कि जो सूचना का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत आता है और इसके साथ मिलकर इसको पढ़ा जाना चाहिए और ये एक मूल अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है। इतना सब होने के बावजूद एक संवैधानिक संस्था जिसका स्वयं का अस्तित्व ट्रांसपेरेंसी और भरोसे पर ही टिका हुआ है, वो इस नियम को बदल के क्या नष्ट कर रही है? अपना भरोसा ही तो नष्ट कर रही है, या फिर ये किसी को बचाने की कोशिश? एक्चुअली केस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपने केवल अध्यादेश का बात किया, हुआ ये अध्यादेश का, ये तो नियम में ही बदलाव किया है पंकज जी, सिर्फ नियम ही तो है ये। रूल की वैल्यू कितनी है?
सुनो तो मेरे भैया। हम्म। महमूद प्राचा एक एडवोकेट हैं जो हम्म। बहुत सारे चर्चित मामलों में रहे। उन्होंने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक रिट लगाई थी हरियाणा जी। के चुनाव के एक स्पेसिफिक सेंटर का, एक अच्छा। स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन का उन्होंने ये चीज का डेटा मांगा था कि आप हम्म। ये दीजिए, इसके अंदर हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, जो सील किया गया उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, इसके हम्म। टाइम टू टाइम के डेटा चाहिए। और उस पे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि चुनाव आयोग इसको दे। हम्म। और जैसे ही ये आदेश आया है कि चुनाव आयोग ये जानकारी प्रसारित करे, वैसे ही उन्होंने ये, चूंकि चुनाव आयोग जो है, देखिए क्या है कि चुनाव जो हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के आयोग होते हैं, उनमें से कुछ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, कुछ को जुडिशरी राइट्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे एससी सफाई कर्मचारी आयोग है, उसको कोई जुडिशरी राइट्स नहीं हो, किसी को फोर्सली बुला नहीं सकता है, ठीक है। एनजीटी जो है वो किसी को सजा नहीं दे सकता है। तो आप, हम लोगों ने बहुत सारे अधिकरण और आयोग तो बनाए, लेकिन चूंकि इसमें सर्वशक्तिमान स्थिति में है चुनाव आयोग, जिसमें चुनाव के दौरान तो पूरे देश की सभी शक्तियां उसके पास निहित होती है, तो वो बहुत सारे कानूनों, जो अपने कानून हैं, उसमें बदलाव के लिए मुक्त है। जब तक इस पूरे प्रकरण को प्राचा जी के प्रकरण के साथ जोड़ के देश के सामने नहीं दिया जाएगा तो सबको लगेगा ये तो बहुत साधारण सी घटना है। हम्म। लेकिन जैसे ही हम उस स्पेसिफिक सेंटर के डेटा क्यों मांगे जा रहे हैं, हम्म। उसको डिटेल लेकर जब बात करने लगते हैं तो बहुत समझ में आ जाता है हम्म। कि ये जो पूरा तमाशा है हम्म। वो जिस बात का बराबर हल्ला हो रहा है कि हरियाणा हम्म। चुनाव में टेक्निकल रिगिंग हुई है। हम्म। देखिए, जब कभी इलेक्शन में ईवीएम की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ इस टाइप का है कि हमने डिजिटली इसको मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन ये मसला इससे आगे का है। ये टेक्निकल रिगिंग है और उसका खुलासा तभी हो सकता था कि जब ये पूरे आंकड़े और सब कुछ सामने आते। चुनाव आयोग भारत सरकार की तरह अपनी विश्वसनीयता नष्ट करते चला गया। और चुनाव आयोग की एक हरकत बताऊंगा आपको, जी। उसके साथ में मीडिया की भी, क्योंकि जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं आज के हम्म। अखबार पे। 2 दिन पहले पंजाब में नगर निकायों के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ हो गई है। वहां पे 2 जगह कांग्रेस, 3 जगह आम आदमी पार्टी ने नगर निगम का कब्जा किया है। हम्म। ये पूरी खबर मीडिया से, गायब है। चुनाव आयोग के प्रेस नोट से, सबसे गायब। एक उपचुनाव में जब बीजेपी जीत जाती है तो आप उद्घोष, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे देखिए, 5 नगर निगमों में, अमृतसर की नगर निगम में कांग्रेस अच्छी जीत के साथ जीती, हम्म। फगवाड़ा में जीती। हम्म। और जिस बिट्टू को कांग्रेस से रोहू का मूड समझ के लेके गए थे बीजेपी में, जो चुनाव हारने के बाद जिसको मंत्री पद दे दिया, जिससे लगातार गांधी नेहरू परिवार को गाली दिलवाई जा रही है, उसके पूरे इलाकों में बीजेपी साफ हो गई। बीजेपी साफ हो गई है। उस पर किसी हम्म। अखबार में आपने फर्स्ट क्या थर्ड पेज पे भी न्यूज नहीं देखी होगी। तो इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन ये कंप्लीट चुनाव आयोग का एक साजिशन मैनेजमेंट है। ठीक बात है विश्व दीपक, मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ, जैसे पंकज जी कह रहे हैं जुडिशियल बॉडी, ये असल में क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जैसे एनएचआरसी को जिस किस्म के अधिकार होते हैं, जैसे ये जो टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जिस तरीके के अधिकार उनको होते हैं, उतनी ही जुडिशियल पावर जो है चुनाव आयोग के पास है। जितनी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को होती है, उतनी ही लगभग इनके पास भी जुडिशियल पावर है। इन्होंने रूल में बदलाव किया। जितनी जितनी कानून की मुझे समझ है कि सबसे कम जो पावर होती है वो सरकारी आदेश जीओ की होती है, फिर इसके बाद रूल की है, फिर इसके बाद एक्ट की है, और फिर इसके बाद संविधान की है। आप सोचिए कि इतने एक महत्वपूर्ण रूल को आपने बदल दिया, और वो इसलिए बदल दिया ताकि आपको हाई कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय के आदेश को ना मानना पड़े। ये अपने आप में अल्ट्रा वायरस है, ये अपने आप में अवैध है। देखिए, जैसा कि हम पहले भी बात करते आए हैं कि मसला पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस का है, ठीक है? बिल्कुल। ये केवल मसला प्रोसेस का है। ये बिल्कुल, तो पूरी प्रोसेस ही हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि पूरी प्रोसेस में ही उसमें वायरस घुस चुका है, जो भी पंकज जी कह हम्म। रहे थे।
तो आपको ईवीएम में आपको रोज-रोज उसमें सवाल उठ रहे हैं, ठीक है? कभी ऐसा पता चलता है कि काउंटिंग के बाद भी ईवीएम फुली चार्ज्ड है ना? हम्म कहीं पे हम्म मिसमैच हो रहे हैं पोल नंबर ऑफ वोट्स में और जो पोल्ड हुए हैं उनमें बीच में। और उसी हम्म प्रक्रिया के तहत अब ये सामने आया है कि आप कुछ एविडेंस माँग ही नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट को भी बाईपास कर गए ये लोग। तो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़्ड है और जैसा कि तानाशाही जिन मुल्कों में डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी है, जैसे कि हम्म रशिया को मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसी हम्म दिशा में जा चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। लगभग। रशिया में हर बार चुनाव होते हैं और हर बार पुतिन का परसेंटेज बढ़ जाता है, अप्रूवल रेटिंग उसकी बढ़ जाती है। हम्म हर बार वो पहले मुझे याद है कि अब तो लगभग अब 100% ही बाकी बचा है, वरना तो 85, 80%, 90% ऐसे उसके परसेंटेज बढ़ते हैं उसके वोटिंग परसेंटेज। तो हम लोग उस हम्म डायरेक्शन में जा रहे हैं या कहिए कि जा चुके हैं हम। काफ़ी हद तक 20-30%, 50% हम जा चुके हैं उसमें। अलग-अलग प्रोसेस को अगर आप कई खाँचों में बाँटें, तो उन खाँचों में से कुछ-कुछ ऐसे हैं जो 50% तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, कहीं पे 20%, कहीं पे 30%। ये एक चेक करने का तरीका था ये कि आप कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी हम चेक कर सकते हैं अपना हम माँग सकते हैं उसके बारे में एविडेंस, उसको भी लोगों ने बंद कर दिया गया है। ये बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक जो रूल होते हैं दुनिया भर में, जहाँ पे कि चुनाव तो होता है, लेकिन परसेंटेज और अप्रूवल रेटिंग उन्हीं की बढ़ती है जो हमारे डिक्टेटर साहब होते हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल जो अवतरित होते हैं इस धरती पर, ये उसी का हिस्सा एक है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि लोग सवाल पूछेंगे? ये इतना अधिक डायरेक्ट है, चुनाव से जुड़ा हुआ, कोई तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, तो वो जवाब क्या देंगे? जब न्यायालय सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय से लेकर के पूरी व्यवस्था ही कंप्रोमाइज्ड है? एग्ज़ैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि हम उसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चूँकि क्या है कि जो कांग्रेस ने या गांधी नेहरू ने या आज़ादी के आंदोलन के बाद जो इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ डेवलप हुए, जिनकी नींव डाली गई और फिर एक प्रक्रिया में उनको मजबूत होने दिया गया। तो वो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया भर में वो सबसे महान थे, सबसे अच्छे थे, लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छे थे वो। तो उनका जो डीके हो रहा है, उनका जो पतन हो रहा है, होते भी तो टाइम लगेगा कुछ। और हम बढ़ उसी दिशा में रहे हैं यस। कि न्यायालय से लेकर के चुनाव आयोग तक और पुलिस से लेकर के आर्मी तक और न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक। सब कुछ एक हम्म ही फ्रेम के अंदर, एक ही तहत एक ही जैसे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इनमें एक ही वायरस घुसा हुआ है। हम्म ये देखिए पंकज जी इसमें क्या आप है कि इनका जी इसमें जी जी तरीका इनका ये है कि आदमी को हम्म इस हद तक निराश कर दो कि वो कोई उम्मीद ही छोड़ दे। फिर वो सवाल हम्म खड़ा, जैसे जो इनका मॉड ऑफ ऑपरेंडी है ना कि कोई भी आंदोलन है, उसको इतना लंबा खींच दो, उसकी चर्चा मत होने दो, जिससे कि आदमी खुद ही निराश हो जाए। तो आपकी अपेक्षाएं, आपकी असहमतियां हैं, उसको इस तरीके से या तो कुचल देंगे। हम्म भाई जैसे कि जो लोग यूएपीए में बंद हो गए, तो अब बिल्कुल। उनका परिवार, उनके घर, उनके दोस्त हैं, वो कोर्ट कचहरी में लग गए। थोड़े दिन में किस मुद्दे पे आप यूएपीए में जेल गए थे वो ही भूल जाओगे आप। आपको केवल हम्म याद रहेगा कि अगले महीने बच्चों की फीस कैसे जाएगी। हम्म आप भाई लंबी लड़ाई है ना, 4 साल, 4.5 साल। आप एक महीने आपके घर 100 लोग आए, अगले महीने 50 आए, फिर उसके अगले महीने 10 आए, उसके बाद 1 साल बाद लोगों का आना खत्म हो गया। जैसे होता ना कि किसी के घर में शादी हो तो हम सब लोग काम छोड़ के जाते हैं, हम्म लेकिन सामान्य रूप से जाने में सोचते हैं क्या करेंगे जाके। ताकि लोग तो मतलब लोगों इनका को हैरेस तरीका कर ही रहे हैं ताकि लोग लड़ना ही बंद कर दें। तो लोगों को उस लेवल पे तोड़ना चाहते हैं कि आप भूल जाओ, अरे अरे अब कुछ नहीं हो सकता है। हम्म पैरेलली आम आदमी के सामने देखिए, आप एक चीज दिखाई, पूरे महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई, पूरे हम्म हरियाणा में इतनी बड़ी जीत हुई, कहीं पे आम जनता तो ठीक है, आपको बीजेपी का कार्यकर्ता भी खुशी मनाता हुआ नहीं मिला है। भैया जीत होती तो आदमी खुशी दिखती है ना, उनको जुलूस पता ही के नहीं रूप होगा जीत में होने लोग वाली है। इकट्ठे होते हैं, कहीं जीत की खुशी की बात ही नहीं हुई है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि अप्रत्याशित जीत थी, उनको मालूम था कि हम तो जीत ही नहीं सकते। अच्छा। और देखिए दूसरी चीज है कि यदि मैंने वोट दिया है, मेरा वोट दिया कैंडिडेट जीतता है, तो हम सब लोग खुश होकर सड़क पे आते हैं, यारों दोस्तों को बोलते हैं, देखा हमने उसको जिता दिया। मैंने हम्म जिसको वोट दिया वो जीता ही नहीं है। अब आप देखिए उन लोगों की निराशा, अब अगली बार वोट डालने नहीं जाएंगे, अगली बार बिल्कुल। वोट डालने नहीं जाएंगे वो। अभी गाजियाबाद में पिछले हफ्ते 2 वार्ड में नगर निगम में पार्षद के चुनाव हुए, हम्म 21% और 23% वोट पड़ा है। हम्म कितना?
21 से 23%। आप कश्मीर को गाली देते थे ना, जो लोग कश्मीर में वोट डालने लोग निकलने थे, गाजियाबाद शहर में आप लोगों को इतना निराश कर दो कि वोट की बात करना बंद कर दें, बस यही है, और वही कर रहे हैं वो। ये विश्वदीपक, एक खबर है, देखी होगी, अखबार में ही है आज ही। आरएसएस चीफ भागवत है, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मंदिर मस्जिद जो विवाद है उसे नहीं उभारना चाहिए, और वो ये भी कह रहे थे कि जो लोग मंदिर मस्जिद विवाद उठा करके ये सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं हो पाएंगे। इस बात से राम भद्राचार्य को तकलीफ हो गई। अब वो आज कह रहे हैं कि भागवत के बयान से मैं असहमत हूं, और एक शब्द लिख रहे हैं, मैं अनुशासक हूं, भागवत नहीं। मतलब मेरे भरोसे चलेगा सब कुछ, उनके भरोसे नहीं चलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपस में ही लड़ते रहते हैं कुछ दिखाने के लिए, या फिर सच में भागवत सही सोच रहे हैं, और ये जो है, और ये रामभद्राचार्य, इन दोनों के विचार आपस में टकरा रहे हैं। ये सब नूरा कुश्ती है, ये सब नूरा कुश्ती है। देखो, आरएसएस के आदमी की जब कभी आप बयान पढ़ो तो हर समय 1951 के नेहरू को याद करो, जब नेहरू ने बोला था कि आरएसएस का आदमी बोले कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं, तो उसको पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में तलाशो। यदि मोहन भागवत कह रहा है कि ऐसे मत तलाशो, इसका मतलब है कि ज्यादा तलाशो, कि तो पब्लिक मैसेज देते हैं ना। क्योंकि आरएसएस की शाखा का पहला काम क्या है, डंडा गाड़ के सबसे पहले कि आज के 5 झूठ क्या होंगे। तो सबसे बड़ा झूठ भागवत का मिल गया तो 1 हफ्ते की खुराक पूरी कर देता है। अब उस पे लोगों ने देखा कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही, तो अपने अंधे होने का फायदा उठाकर लोगों की सहानुभूति झेलने वाले वो मंदबुद्धि व्यक्ति ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि चलो कोई नूरा कुश्ती तो हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी कोई नूरा कुश्ती नहीं होगी ना, तो केजरीवाल और बीजेपी की शुरू हो जाएगी। ये नूरा कुश्ती वाले लोग हैं। जो पंकज जी कह रहे हैं वो एकदम सही बात है कि नूरा कुश्ती ही है, लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली बात है जो शायद नोटिस में आनी चाहिए, वो ये है कि देखिए, भस्मासुर पैदा करना आसान है ना, नाथूराम गोडसे को पैदा करना आसान है, लेकिन उसको नियंत्रित करना कठिन है। तो जो पंकज जी कह रहे हैं वो तो हेडलाइन मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट के लेवल पे एकदम सही है, एकदम वही थियरी अप्लाई होती है, लेकिन आप वैसे देखिए तो आप ये जो भस्मासुर आप पैदा तो कर दिए आपने, लेकिन अब वो आपके भी बाहर है। और मैं आपको बताऊं कि आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन बाद भागवत को ही वही हाल हो जो आडवाणी का हुआ है, जो आडवाणी का, समझे? क्योंकि जिस दिन भागवत ने जब स्टेटमेंट दिया परसों, तो मैं देख रहा था कि जो राइट विंग के जो स्थापित जो ट्रोलर हैं, जो सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं, ध्वजावाहक हैं सोशल मीडिया पे, अब जो बंद हो उसी चुके दिन हैं। उसको गाली दे रहे थे भागवत को, उसी दिन अच्छा, भागवत को भागवत गाली को गाली दे रहे। बिल्कुल, हाँ, भागवत कौन है जो दे हमारे रहे थे। सनातन धर्म के बारे में बात करेगा? हम तय करेंगे कि क्या है सनातन धर्म, हम तय करेंगे कि कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो ये लेवल मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि भस्मासुर तो भागवत ने पैदा किए, लेकिन अब वो रक्त बीज हो गए हैं, वो करोड़ों की संख्या में है, जो भागवत को भी नहीं सुनेंगे। और भागवत अगर ज्यादा अपनी पोजीशन लेंगे तो उनका वही हश्र होगा जो आडवाणी का हुआ है। ये भी समझिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के स्तर पे जो पंकज जी कह रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट पे मीडिया को खुराक देने के लिए नूरा कुश्ती चलाना, डाइवर्ट अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, वो सब तो है, पर एक ये भी है कि इतने रक्त बीज पैदा हो चुके हैं ज़ॉम्बीज़ कि भागवत साहब को भी अब समझ में आ रहा है कि ये तो पूरे देश में ही खुदाई कर रहे हैं। और भागवत साहब कह रहे थे ना तो कि ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए ठीक नहीं है, इस वजह अच्छा, से। मजे की बात ये है, मैं तो अभी पांचजन ऑर्गेनाइजर्स देख रहा था, तो अब देखिए जो भागवत साहब कह रहे हैं कि खुदाई ठीक नहीं है, उधर खुदाई के सपोर्ट चल रहा है, ठीक है? उनका तो उसी में चल रहा है, पूरा अखबार वही छाप रहा है। बिल्कुल, वो हितेश क्या नाम उसका, जो आरएसएस का पांचजन का हितेश चीफ शंकर, एडिटर है, हितेश शंकर। हितेश तो शंकर। ये रक्त बीज इन्होंने पैदा किए हैं जो भस्मासुर, वो इनको इनके ऊपर आएंगे। तो इनको रक्त बीज समझा जाए पंकज जी, या फिर ये जो आप बता रहे हैं कि आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं ये? क्योंकि अगर उनको सच में कोई दिक्कत होती है अपने रक्त बीज से, तो जो उनका लोकल ऑफिस में बैठने वाला रक्त बीज है, कम से कम उसको तो ठीक कर लेते 5 जन में। नहीं, दोनों बातें, दोनों बातें। मैं आप अच्छा, मेरी तो निगाह में मैं इन पे कभी भरोसा ही नहीं करता हूँ। मैं इन पे कभी ऐसा भरोसा नहीं करता हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसकी कुछ गंभीरता होगी। आपको बताऊं, सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोग है कि यानी क्या बोल रहे हैं, इसके पीछे का इनका उद्देश्य बहुत ही अलग होता है। इन्हें वो ये घटिया किस्म के लोग हैं, और इनका एक टारगेट लेके ये चलते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर में हमको क्या करना है। मुस्लिम कई राष्ट्रीय बार मंच भी अफवाहों को में आ चेक कर, गया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी आ गया आपको पता है, अभी तो आप देखिए कि इलाहाबाद का कुंभ है, वो एक
इस बार ऐतिहासिक रूप से बीजेपी और आरएसएस का कठपुतली बन के रह जाएगा। लोगों की आस्थाओं को किस प्रकार से परवर्टेड किया जा सकता है, उसका ये उदाहरण होगा। तो कांग्रेस के पास में इन सब का कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है। और यदि आज कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे को लंबी एक राजनीतिक लड़ाई में नहीं बदल पाता है, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि अंबेडकर के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने का मतलब ये है कि एक तो जो इंडिया गठबंधन में तरह तरह के ये नेतृत्व करे, ये नेतृत्व करे, ये सब मसले गौण हो जाएंगे अभी। और दूसरा चीज है कि जो वर्ग है, जो वास्तव में आज भले ही 5 किलो अनाज और लाडली बहन से चल रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है बेरोजगारी से। क्योंकि देखो, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी आत्मसम्मान से नहीं जी पाएगा। और ये बात अब लोगों को समझ में आ रही है कि यदि आत्मसम्मान से जीना है तो हमको मेहनत की कमाई जरूरी है। शुरुआत में उनको अच्छा लग रहा था, क्या करना, आराम से बैठ के खाएं। और अब आप देखिए ना कि सरकारी योजनाओं की स्थिति ये है कि सनी लियोनी को लाडली बहना किस्म की जो छत्तीसगढ़ की योजना है उसका पैसा मिल रहा है। अब उसके अंदर जो पूरा खेल खुल रहा है उसमें ये है कि उसकी बीवी के नाम भी पैसा मिल रहा है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। और सौभाग्य से जोशी जी हैं ये, जिनके खाते में पैसा जा रहा था, वे श्री राम फाइनेंस में काम भी करते हैं। लेकिन अब इस सब पे मीडिया चर्चा नहीं करेगा कि जोशी जी हैं, फिर श्री राम फाइनेंस में काम कर रहे हैं। बाकी उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या होगा अंडरस्टूड है। बस्तर के इंटीरियर गांव में जाके जो जोशी जी रह रहे हैं, तो कहते हैं जो बस गया, जो जहां बस के आप तर जाओ वो बस्तर है, तो पूरा देश का लोग वहां जाके ऐसे बसे हुए हैं, जो लोग अपनी अपनी कलाएं दिखाते रहते हैं इस किस्म की पैसा कमाने के लिए। विश्व दीपक, इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पे खबर है कि ईडी मान रही है कि उससे गलती हो गई। ईडी को भी चिंता है अपनी विश्वसनीयता की, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके द्वारा रजिस्टर किए गए ज्यादातर हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं वो औंधे मुंह गिर चुके हैं। इस बात का प्रमाण मान लिया जाए कि जितने भी केस हाई प्रोफाइल रजिस्टर किए गए थे, जैसे शिव कुमार जी के ऊपर था या और तमाम अन्य लोगों के ऊपर था विपक्षी, तो अब ये मान लिया जाए कि राजनीतिक दबाव पर ही हुए थे। और ईडी के अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि केस रजिस्टर किया जाए, लेकिन फिर भी दबाव डाला गया कि आप केस रजिस्टर करिए, और वो कोर्ट में जाकर के औंधे मुंह गिर पड़े। बिल्कुल। देखिए, कुछ दिन पहले रणदीप सुरजेवाला ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था। उस सवाल में उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए जनाब कि ईडी के तहत जो केस दर्ज हुए हैं उनका कन्विक्शन रेट क्या है? तो पता चला कि ईडी के तहत जो केस दर्ज होते हैं उसका कन्विक्शन रेट 5% से भी नीचे है। 4.3 कुछ। जी, बिल्कुल। तो ये आज की जो खबर है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो वही उनका सवाल है, सुरजेवाला जी का, नंबर 1। इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आया शायद कि कहीं पे कि ईडी जो है जिस तरीके से मनमाने तरीके से केस दर्ज करती है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, तो अब क्या हुआ कि अब ये तो खुद ही ईडी के लोगों को भी पता, उनके ऑफिशियल्स को भी पता है जो कि केस क्यों दर्ज करवाए जाते हैं। तो अब उनको अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने एक ये नया रास्ता निकाला कि पीएमएलए को भी उसमें वो ऐड करेंगे। तो चूंकि अब अगर एजेंसी का कन्विक्शन ही नहीं करवा पा रही है एजेंसी, तो उसको बनाने का औचित्य क्या है? उसको क्यों सरकारी पैसे से तनख्वाह दिया जाए, क्यों उसके अधिकारी दिए जाए, क्यों उनको सुविधाएं दी जाए, अगर उसका कन्विक्शन रेट ही नहीं है कुछ तो, और कुछ उसमें वो निकाल ही नहीं पा रही है। तो बेसिकली वो एक नया उसमें ऐड जोड़ ले रहे हैं कि हम पीएमएलए के तहत भी मामले दर्ज करेंगे। और ये बहुत साफ है कि ये विरोधियों को टारगेट करने के लिए, खासतौर से जो बड़े अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए पूरी कैंपेन चलाई गई थी। और आज वो कैंपेन पूरी धराशायी हो चुकी है और एक्सपोज भी हो चुकी है। वही लोग जब विपक्ष में रहते हैं ईडी उन पे केस फाइल करती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी केस वापस ले लेती है। केस ही वापस नहीं लेती है, पैसा भी देती है। अजीत पवार का पैसा भी वापस, उनका जब पैसा ही वापस कर दिया उन्होंने। हाँ, पैसा उनको इनाम भी दिया। तो 3 करोड़ हो गया। ये बनाना रिपब्लिक बना दिया इन लोगों ने, केला गणतंत्र। बनाना रिपब्लिक के ही लक्षण होते हैं। इसका हाल जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, अफ्रीकन कंट्रीज के जैसे बनाना रिपब्लिक है, केला गणतंत्र यही है। लेकिन विश्व दीपक, पीएमएलए के तहत तो पहले भी मामले दर्ज करती थी ईडी। जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते थे उसमें भी तो ईडी की जांच होती थी। तो ये इसमें नया क्या? बस वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इस आधार पर केस रजिस्टर नहीं करेंगे,
बाकी बिल्कुल। चीजें भी देखेंगे, ये कहने का बिल्कुल, मतलब। हाँ, जी, बाकी चीजें भी देखेंगे। वो हाँ, कह रहे हैं कि बाकी अकेले चीजें भी। इसमें नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, ताकि वैसे रेट बढ़े, कन्विक्शन रेट बढ़े, कम से कम तनख्वाह उनका आती रहे, वरना तो ऐसा ना हो कि यही मांग हो जाए कि ईडी को बंद कर दिया जाए। पंकज जी, बिल्कुल। ये दैनिक देखो जागरण सब में जी, फ्रंट पेज पे खबर है कि असम में बाल विवाह रोधी अभियान चला रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा। 416 लोग देखा मैंने। गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ, हम्म, और 5,560 मामले दर्ज किए हैं। मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि ये किसी सामाजिक कुरीति को ठीक करने का प्रयास है या इसमें कोई अल्पसंख्यक एंगल भी है? नहीं, आप इसके लिए फिर से पीछे पलट के जाना होगा। पिछले हम्म 1.5 साल पहले भी वहां पर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हम्म लगभग 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और मोस्टली जो हम्म लोग थे वो माइनर उम्र की लड़कियां थी। ये बात सही है कि असम में मुसलमानों में खास करके जो बंगाली मुसलमान हैं उनके अंदर कम उम्र की शादी का एक प्रचलन है। और प्रचलन का एक कारण भी है, उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की की जो न्यूनतम आयु है हम्म विवाह की, वो 13 साल है। इसके ऊपर लास्ट ईयर लगभग 6,000 गिरफ्तारियां हुई थी। और उस समय पर्सनली, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी तमन्ना खुद 8 दिन असम के पूरे उन इलाकों में टूर करके आई थी। उसपे उसने रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उन गिरफ्तारियों को अवैध घोषित करके और लोगों को रिहा किया था। अभी इन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस पास किया विधानसभा में इस बारे में। असल में जो इनका जो 6 महीने पहले अभियान था, मियाँ भगाओ जिसको कहते हैं, वो मियाँ मियाँ है ना, अपर असम के हम्म, जो 8 जिले हैं उसमें हाँ मियाँ जो है जो बंगाली मुसलमान हैं, जिनको ये हम्म कहते हैं बंगाली बोलते हैं इसलिए बांग्लादेश से आए हुए हैं, जबकि वो बंगाली कहते हैं कि हम तो 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। मियाँ भगाओ अभियान में बहुत सारी चीजें हुई। उनको उनकी मछलियां खरीदना बंद हुई, कई कई काम होते रहे वहां पर, कई असॉल्ट भी हुए। वो बहुत सारे कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बंद हो गए थे। अभी असम में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए, जिसमें अपर असम की सीट थी, उसमें हम्म कांग्रेस जीत गई, जिसमें हम्म हेमंता का बहुत बड़े चैलेंज थे कि अब जीतने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। दूसरा क्या हुआ कि जो अभी असम में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें जो जो लड़का मारा गया है वो भी यानी बंगाली मुसलमान है। उसके कारण जो अभी दिसपुर में परसों जो प्रदर्शन हुआ, इन्होंने कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया। उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पे थे और उन्होंने सड़कें बंद कर दी। ठीक उसके तत्काल बाद ही हमारा हिमंता के दिमाग में फिर से मियाँ विरोधी अभियान शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से आपके जो भी दर्शक है उनको इंश्योर कर रहा हूँ कि विद इन ए वीक इसमें फिर से लीगल इंटरवेंशन होगा और इनके नोटिफिकेशन से लेकर इनके प्रोसीजर फिर से इलीगल घोषित होगी। ठीक यस। है। पर फिर भी लेकिन विश्वदीपक, ये अगर कोई सामाजिक कुरीति है तो इसमें परेशानी क्या है? मान लीजिए बाल विवाह हो रहा है तो ये अगर इसमें मतलब जबरदस्ती अल्पसंख्यकों को सिर्फ टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बाल आप विवाह ये की समझ बात। आप भैया मेरे, आप समझिए उस केस को। वो आज विवाह हो रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे हैं, जिनके ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनको घर से उठा उठा के अरेस्ट कर रहे हैं। अब बाल विवाह प्रिवेंशन एक्ट का किसने विरोध किया? आखा 30 पे हजारों विवाह होते हैं, महिला बाल विकास विभाग जाके उसको रोकता है, हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। वहां पर जो ब्रुटलिटी हो रही है, वहां पर हम्म जिन लोगों को सो कॉल्ड बाल विवाह का कहा जाता है, उनके पूरे परिवार को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? उनमें हम्म। माँ बाप लड़का। अब कई बार क्या होता है कि लड़का भाग जाता है, फिर वो लड़की जो है 13-14 साल की या 16 साल की जो माँ बन गई, उसके बच्चे के साथ में उसको जेल भेज दे रहे हैं। ये आप नॉर्दर्न इंडिया वाला बाल विवाह बचाओ अभियान नहीं है ये। यदि 2 साल 3 साल पहले बाल विवाह हो गए, अब पकड़ पकड़ के उनको जेल में डाल रहे हैं। बैक डेट से कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम इसमें ये है। और दूसरी समझ प्रॉब्लम रहे ये हैं ना? बाल विवाह रोका सिलेक्टिवली कर जाए, रहे हैं। 101% रोका जाना चाहिए। क्योंकि असम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे हम्म जो माँ जच्चा बच्चा मृत्यु दर है सबसे ज्यादा है। ज्यादा और है। सबसे कम उम्र में माँ बनने वालों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। इस पे एक बहुत बड़े सामाजिक और कानूनी की जरूरत है। जरूरत है, लेकिन हाँ। आप उस आड़ में जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको जेल भेज के आपको क्या मिल रहा है? नहीं नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं। हाँ विश्वदीपक, कुछ कह रहे थे आप? वो मसला हाँ, ही मैं नहीं यही रहा कह रहा है। था कि बैक डेट से तो कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, बैक डेट से कर रहे हैं।
और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप इसको मिसयूज, मतलब इसको बहाना बना करके, इसको टूल, इसको हथियार बना करके आप उस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस, देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है जो मुझे समझ में आता है कि उस कम्युनिटी के अंदर से भी ये रिफॉर्म की आवाजें आनी चाहिए। उन लोगों को भी हाँ। बोलना चाहिए, हाँ भाई हम लोग इसके खिलाफ हैं और हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं, हम आपसे सहयोग हस्तक्षेप करते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये उसको हथियार बनाते हैं और उधर से वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और तमाम चीजें हैं। तो ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। इसको कायदे से कै आप याद करिए, मैंने खुद देखा है अपने स्कूल के टाइम में कि हम दो हमारे दो हर जगह लिखा रहता था, बस में, स्टेशन में, स्टैंड में, अवेयरनेस प्रोग्राम। इवन रेडियो में भी आता था कि हम दो हमारे दो, ज़्यादा हम्म बच्चे ठीक नहीं है। एक कैंपेन होती है चीज़ों को लेकर के। हम्म अगर हम्म सरकार वहाँ पे है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, उनके साथ कंसल्टेशन मीटिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के सीधे आप पेनलाइज़ कर दें किसी सोशल एविल के लिए, कस्टम के लिए। ये प्रॉब्लम है। पर अब सरकार भी क्या करे विश्व दीपक, मान लो सरकार कह भी दे आज के दिन हम दो हमारे दो, तो जो भागवत साहब कह रहे हैं कि हम दो हमारे तीन होने चाहिए, ये तो मुश्किल हो जाएगा ना, सरकार कहाँ तक नहीं, लड़ेगी। वहां पे हम दो हमारे हमारे दो की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, वहां पे अभी बाल विवाह की बात हो रही है। और हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं समझ। यदि बाल विवाह प्रिवेंशन की जो चीज है वो आप देखिए कि जब आपका जमीन पे यदि आशा कार्यकर्ता और आपका यदि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो एक्टिव है, तो फिर कैसे बाल विवाह या मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाएगा। देखिए, जो मध्य प्रदेश में मालूम पड़ा है कि मध्य प्रदेश में कई हजार करोड़ रुपए का महिला बाल विकास का जो बजट और खाना पीना है, वो सब कागजों में होकर खा गए लोग। हाँ जी, बिल्कुल। हम्म तो लगभग राजस्थान मध्य में यही हाल है। हम्म असम में भी समस्या ये है कि वहां पर आपको जमीन पर महिला बाल विकास विभाग काम करते ही नहीं मिलेगा। वहां पर आशा कार्यकर्ता आपको बीजेपी का काम करते मिलती है। उसको 3-3.5 हजार रुपए जो दिए जाते हैं इसलिए जाते हैं कि तेरे को कमल में मोहर लगाना है, बीजेपी को सफल बनाना है, तो गाना गाना है जाके गाँव। वो जो काम बिल्कुल। हो रहा है कि लेस हीमोग्लोबिन वीमेन की आइडेंटिफिकेशन, मेल न्यूट्रिश बच्चों को आइडेंटिफाई करना, किसके यहाँ शादी हो रही है इसकी लिस्ट, एक आशा कार्यकर्ता, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपने इलाके की खबर होती है कि किसके यहाँ शादी होने वाली है, चाहे निकाह हो चाहे विवाह हो। ठीक पंकज है, जी, इसमें कहीं कोई शक, ये जो भंवरी वहां देवी पर वाला मामला, बाकायदा यदि ये जो जो भंवरी देवी इसके वाला अंदर मामला था आते थे। 92-93 का, भंवरी देवी का मामला, वो भी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री थी, उसने भी तो शिकायत की थी। इससे सच में कुछ होता है क्या? उसके पूरे साथ क्या देश में हो? बदलाव हुआ है। देखिए, वो एक एक्सेप्शनल, देखिए वो राजस्थान का जो फ्यूडल सिस्टम है उसको आप मध्य प्रदेश के विंध्य के फ्यूडल सिस्टम से नहीं जोड़ सकते हैं। आज भी एक सिपाही जब गांव में जाता है ना मध्य प्रदेश में, तो उसका झुमका होता है, ऐसा नहीं है। और आज तो कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा साधन है कि विद इन ए मिनट तो खबर की जा सकती है। यदि आप लीगली रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत सारी जगह पे हो रही है। इसी आखातीज पे राजस्थान में 700 से कुछ ज्यादा बाल विवाह रुकाए गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो देखिए, बाल विवाह की परंपराएं क्यों शुरू हुई थी, बाल विवाह क्यों हो रहे थे, वो एक उस समय की सामाजिक क्यों जरूरत थी, और हम उन लोगों को आज रिलेवेंट क्यों नहीं बना पाए, ये हम्म पूरे तंत्र को सोचना हो, क्योंकि तंत्र हमारे आपके पैसे से चल रहा है, वो क्यों नहीं सफल हो रहा है। हम 91 की भवरी कांड और उसके पहले के हिंदू कोड बिल कांड और उसके पहले करपात्री कांड की चर्चा करके उन सब चीजों पर पर्दा नहीं डाल सकते। हजारों शादियां रुक रही है ना, बिल्कुल रुक रही हैं, बिल्कुल रुक रही हैं। शादियां रुक भंवरी रही है देवी। ना। चैलेंज तो सबके सामने चलता रहता है कि मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी कोई आके मार सकता है कि आप सरकार हम्म के विरोध में बोल रहे हो, तो उसका मतलब हम्म है कि आप बंद कर दोगे। ये इट कुड नॉट बी यूज्ड एज एक्सक्यूज। विश्व दीपक, एक खबर सामने आई है बिलसी के, ये जो बीजेपी विधायक हैं हरीश चंद्र शाक्त, आपके सामने हो सकता ना आई हो खबर, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटी सी बात है। इसमें यह था कि शिकायतकर्ता ने कहा कि फोर्सफुली उसकी जमीन बहुत ही कम दामों में लिखाई गई, और उतना भी दाम देने को विधायक जी और विधायक जी के लोग उसको तैयार नहीं थे, उससे जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहे थे। और जब इस मामले के सेटलमेंट के लिए उसकी पत्नी विधायक जी के पास गई, तो शिकायतकर्ता कहता है कि उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ, और ये शिकायत की गई पुलिस में, प्रशासन में, हर जगह वो आदमी गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली एमपी एमएलए कोर्ट को अप्रोच किया उसने, और कोर्ट के आदेश के बाद एमएलए साहब जो हैं हरीश चंद्र साहब के, इनके खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि मैंने मुझे ये नहीं पता था कि शाकिर साहब कहाँ के हैं, लेकिन जो कहानी आपने बताई उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस तरह का ये जो स्तर है जनप्रतिनिधियों का, ये उत्तर प्रदेश में ही आजकल पाया जा रहा है। और उत्तर हम्म प्रदेश में
मतलब आप मैं क्या ही कहूँ, हम लोग रोज वही बात करते हैं और मैं रोज वो खबरें देखता हूँ और शर्मिंदगी से और हैरानी से भर जाता हूँ कि ये संभवतः मतलब बिल्कुल ओपनली ठग गुंडों का राज चल रहा है, ओपनली ठग चल, जैसे ठगों का मतलब रूल्ड बाय ठग्स ऐसा लगता है। हम्म, चाहे वो पुलिस हो, हम्म। चाहे यहाँ पे एमएलएज हो, चाहे बस उनको सिर्फ जय श्री राम बोलना है और योगी जी की जय बोलना है बस। इसके बाद वो इम्यून है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रेप कर सकते हैं, वो आपकी जमीन कब्जा कर सकते हैं, आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। मैं कहीं देख रहा था कि कल परसों शायद यूपी में ही था कि पुलिस ने कहा कि भाई पैसा लेकर के आओ, फिर वो अपना जमीन वमीन बेच करके पैसा लेकर के उनके पास गया और फिर उसमें भी उन्होंने कुछ पैसा रख लिया, इसके बावजूद केस फाइल कर दिया। तो उत्तर हम्म। प्रदेश से हर दिन ऐसी घटनाएं आती हैं जो जो मुझे कोई ये हिंदुस्तान का सबसे अधिक पिछड़ा और आपराधिक राज्य बनता जा रहा है ये उत्तर प्रदेश। आपको एक बड़ी मजेदार खबर बताता हूँ, पता है नहीं आप लोगों ने यूपी की देखी कि नहीं। अभी 3 दिन पहले खबर है क्या? कि एक मियाँ का धर्मांतरण करा के हिंदू बना दिया हाँ, गया। उसको जबरदस्ती उसका और सिर मुड़वा उसके करके दुख मियाँ किया का लोगों ने। धर्मांतरण कराने के लिए उसमें डीएसपी और पूरी पुलिस शामिल थी। और जब वो पूरी स्टोरी चलती है तो मालूम पड़ता है कि कोई गौ का केस था और वो उससे बचना चाहता था, तो उसको बोला तू हिंदू बन जा, उसमें डीएसपी शामिल था। बाद में उसने बोला कि मेरे को जबरदस्ती हिंदू बना दिया डीएसपी साहब ने। तो अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, नाली खोदने, मंदिर में दर्शन करने, धर्मांतरण कराने और पैर में गोली मारना तो है ही है। अभी उन्होंने कल लवी त्यागी को भी पैर में गोली मार दी। वो जो जो बंबई के सितारों को मेरठ लेके आते थे और उनसे पैसा वसूल लेते थे। ये तो दो ही नाम शाम 50 लोगों के साथ हुआ होगा कम से मतलब कम। ऐसे ही लॉलेसनेस अभी है हुआ पूरी की गाजी। पूरी। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट डंडा देती रही कि यति नरसिम्हारान बकवास नहीं करेगा, और उसके बावजूद उसने बकवास करके जो उसकी वेबसाइट है उस पे मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोला तो इससे यही तो कि पता मैं चलता है कि मुसलमान। सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च यति नरसिंहानंद है, और ये फिर हम लोगों को इससे उसमें पूरी मैसेज मिलता है। उसमें पूरी घटना उसमें पूरी घटना तो सुनिए प्यारे, इतना जी, नहीं जी, है जी, ये। जी। जब हम शहरी के लोगों ने इस पर डंडा बजाया उनकी वेबसाइट को लेकर, तब साइबर थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने एक मुकदमा दर्ज कराया है अब यति नरसिम्हानंद के खिलाफ। जिस व्यक्ति के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके अंदर वो हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ निहायत अभद्र भाषा कह रहा था, 1 डेढ़ महीने फरार रहा वो, कथित रूप से था तो उत्तराखंड में था, वो रह रहा था, और उसकी हम्म, उस मामले में गिरफ्तारी हुई नहीं आज तक। उस मामले में 211 मियां जेल चले गए पत्थर चलाने के मामले में। और अब एक बार फिर जब इनको लगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट बाजा बजाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है एक हम्म, यति नरसिम्हा के पिछले साल के हरिद्वार के मामले में। उसमें कहा था कि जब कहीं देश में कोई भी सांप्रदायिक विद्वेष की भड़काने की बात करता है तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेके मुकदमा कायम करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई रिपोर्ट करेगा। और जब शिकायत करने जाओ लेकिन तब तो शिकायत ले नहीं रहे अभी हैं, तो स्वतः शिकायत करो। अभी भी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके खिलाफ हम्म। 3 बार गुंडा एक्ट की फाइल भी बन चुकी है। तो पंकज जी ठीक है, मुख्यमंत्री अब क्यों नहीं वो कह बना रहा देते हैं? अच्छा रहेगा मुख्यमंत्री बना दें, कम से कम वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो कम से कम यही संतोष रहेगा कि नहीं, संवैधानिक पद पे आप हो सको इंतजार करो कि हो सकता है कि अब हर जिले का एक मुख्यमंत्री भी बना दे वो। बिल्कुल चिंता मत करिए, आने वाले समय में क्योंकि आप देखिए ना, देखिए फ्रिंज एलिमेंट की पूरी बटालियन है, बजरंग दल, हम्म, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल। यहाँ पे तो एचआरडी लिखे हुए पोस्टर चलते हैं गाजियाबाद में, एचआरडी रखा लिखा था। एचआरडी का मतलब हिंदू रक्षा दल, इसका मतलब उसका टोल फोल कुछ नहीं लगेगा, समझे? ऐसे 10 हम्म, दल है यहाँ पर। यानी जैसे कभी बिहार में होता था ना कि पैरेलल सेना चलती थी बहुत सारी, यहाँ पर हम्म, 20-20 25-25 लड़कों को रुपए वसूली करते रहते। भाई आपने संबल में सबसे वसूली की, बहुत अच्छी बात है। अभी 2 महीना हुआ गाजियाबाद में इन्होंने हल्ला कर दिया कि लव जिहाद हो गया, एक चाय वाली की लड़की के साथ मियां ने ये कर दिया। और ये वसुंधरा के सामने जो झंडूपुरा है उसमें हम्म, खूब तोड़फोड़ हुई, कई बैटरी रिक्शा जला दिए, लोडर जला दिए, सड़क बंद हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और बाद में सिद्ध हो गया कि वो मामला फर्जी है, लेन देन का मामला है। लेकिन यहाँ पर तो न तो पुलिस ने किसी से वसूली का मेमो डाला, ना हम्म, इवन एक संज्ञान की कार्रवाई भी नहीं की। एचआरडी टाइप भाई के इस लोग थे समय सब। ये है कि आप बड़े से बड़ा अपराध करिए और हम्म। भगवा पहन के जय श्री राम बोलिए, योगी मोदी जी की तस्वीर लगा के घूमिए, आप कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं।
ये स्थिति है यही इस समय। योगी और मोदी जी ही स्वयं लॉ एंड ऑर्डर हैं, और उनको बिल्कुल। हाथ में लेके चलें तो आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके चल सकते हैं, कहने का मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, यही मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा तो ठीक रहेगा। अब इसको खत्म करते हैं सर। चलिए, थैंक यू।